जय हिंद बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आपके मैथमेटिक्स में बोर्ड क्वेश्चन नंबर 37 को। मतलब जो आपका मैथमेटिक्स में जो एग्जाम होने वाला है उसके पेपर में बोर्ड क्वेश्चन नंबर 37 में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 37 है, ये जो 2 मार्क्स या तो आपके एग्जाम में लेसन 3 से रहेगा या तो लेसन 4 से रहेगा, या तो लेसन 3 से रहेगा या तो लेसन 4 से रहेगा। तब हो सकता है कि आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि तब सर बोर्ड क्वेश्चन नंबर 37 के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लेसन 3 से भी आ सकता है या तो लेसन 4 से भी आ सकता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि ज़्यादा होगा। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टोटल जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 है, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन हम करा के भेजेंगे। ठीक है, और यही 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी आएगा। ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइम को बर्बाद किए बिना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला गया है कि सर दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो दो गो संपूरक कोण है सर, और दो जो संपूरक कोण है, तो बड़ा कोण जो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, जो कोण है उन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है ना, दो संपूरक कोण में से बड़े कोणों की मान जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा, और नहीं है तो फिर होना चाहिए कि संपूरक कोण हम वैसे दो कोणों के योग होता है, जो मतलब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो उसको हम बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े तो अभी आप जान गए होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो संपूरक कोण होता क्या है ना, जो दो कोण को जोड़ने से 180 डिग्री आएगा, उन कोण को हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। आपका क्वेश्चन बोला है कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये जो क्वेश्चन है आपके लेसन 3 से आया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो क्लास 9 का इजी तरीका से मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको आपके क्लास 10th के जो मेथड है दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसी से बना के दिखाएंगे। ठीक है, वो भी एकदम इजी तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या कोण का मान हमको पता है, कोण का मान हमको पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, कोण हम मान लेंगे। संपूरक कोण दो कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो हमें एक कोण को हम x डिग्री मान लेंगे, एक कोण को हम y डिग्री मान लेंगे। एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। क्यों ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण से इसे दो चर मान लेंगे। तो क्या करेंगे ना, लेट। लेट का मतलब माना कि, अब लेट नहीं जाइएगा। ठीक है, लेट का मतलब माना कि। तो माना कि हम क्या करेंगे, जो पहला कोण है, जो पहला कोण है उसको हम x डिग्री मान लिए, और जो मेरा दूसरा कोण है, जो दूसरा कोण है उसका हम y डिग्री मान लिए। ठीक है, जहां पर क्या है, x जो है वो y से बड़ा है, x बड़ा है और y छोटा है। तो दो कोणों का अंतर देखिए दे दिया है, बड़े कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए, तो एक कोण को हम x माने हैं, एक कोण को हम y माने हैं। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, पर जो बड़ा कोण का मान होगा सर वो छोटे कोण के मान से 18 अधिक होगा। तो हम छोटा में जोड़ेंगे तभी बराबर आएगा। मान लीजिए कि एक 80 है और मान लीजिए कि एक 100 है। अब हम 20
हम छोटा में जोड़ेंगे या बड़ा में जोड़ेंगे कि बराबर आएगा? तो छोटा में जोड़ेंगे तभी मेरा बराबर आएगा 100 आएगा। तो अगर हम 20 को अगर 80 में जोड़ देंगे तब बराबर आएगा 100 का। अब मान लीजिए कि 20 को 100 में जोड़ देंगे तो फिर मेरा 120 आ जाएगा। बराबर कहाँ से आएगा? तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो छोटा रहेगा उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए तो एक कोण आपका x था, एक कोण आपका y था, और वो कितना अधिक था ना, 18 डिग्री अधिक था। तो जो आपका अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न के अनुसार, जो एक कोण है वो दूसरे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, देखिए तो x का x, ये जो प्लस में y है ये आपका माइनस में y हो जाएगा और बराबर 18 डिग्री। ठीक है, इसको एक आसान तरीका से भी समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक प्रिया नाम की लड़की है। ठीक है, मान लीजिए कि एक रिया नाम की लड़की है। अब मान लीजिए कि एक प्रिया नाम की लड़की है, एक रिया नाम की लड़की है। मान लीजिए कि इसके पास 50 रुपया है और इसके पास मान लीजिए कि 60 रुपया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रिया के पास है रिया से 10 रुपया अधिक है। प्रिया के पास जो पैसा है वो रिया से 10 रुपया अधिक है। मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों का अंतर 10 है, दोनों का अंतर 10 है, तभी 10 अधिक होगा। ठीक है, तो यहां बोला था कि बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम बड़ा कोण को क्या करें, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक कर दिए। इसको अगर हम अलग लैंग्वेज में समझेंगे तो ये भी हो सकता है कि दोनों का अंतर 18 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अभी शुरुआत में ही आपको हम बताएं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं ना, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो उसका संपूरक कोण बोलते हैं। एक कोण मेरा x था, एक कोण मेरा y था, मतलब है कि सर x प्लस y का मान मेरा आएगा 180 डिग्री, तभी उसको हम संपूरक कोण बोलेंगे। दो कोण का अगर ऐड करने से मेरा 180 डिग्री आता है तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। तो ये जो मेरा आया इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए ध्यान दीजिए इधर क्या कीजिए, तो x माइनस वाई का वैल्यू आपका 18 डिग्री है और x प्लस वाई का वैल्यू आपको 180 डिग्री है। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 था। देखिए ये जो सर माइनस में y है, ये जो प्लस में y है, तो माइनस y और प्लस y मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पर x और यहाँ पर x क्या हो जाएगा मेरा 2x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा ना, 180 डिग्री में अगर 18 डिग्री जोड़ेंगे तो मेरा 198 आएगा। ठीक है, 198 आएगा। ध्यान दीजिए, तो 2x का मान मेरा 198 आया है, तो x का मान मेरा कितना आएगा 198 और भागा में 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 नम 18, तो x का मान मेरा कितना जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो हमको x का भी मान चाहिए, हमको y का भी मान चाहिए। हम चाहे तो इक्वेशन 1 से x का मान ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इक्वेशन 2 से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम ज्ञात किससे करेंगे, इक्वेशन 1 से कि इक्वेशन 2 से? हम ज्ञात करेंगे इक्वेशन 2 से। सर इक्वेशन 1 में क्या हर्ज है, इक्वेशन 1 आपका माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, और हो सकता है किसी बच्चा को, हर बच्चा को नहीं, किसी बच्चा को माइनस में प्रॉब्लम हो सकता है, समस्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह हम इक्वेशन 2 का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आया देखिए, तो 99 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री और माइनस में 99, तो y का मेरा मान आएगा, अगर 180 में से अगर 99 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा सर 81 डिग्री। एक आपका x का मान है, एक आपका y का मान है, तो वही का जगह आपका पहला कोण हो जाएगा कितना, x का मान, और दूसरा कोण हो जाएगा मेरा y का मान। ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, अतः ना पहला कोण बराबर
तो पहला कोण को हम क्या माने थे, x, तो मेरा x का वैल्यू कितना है 99, क्या लिखिएगा 99 डिग्री। ठीक है, जो दूसरा कोण को हम y माने तो क्या कीजिएगा ना, दूसरा कोण बराबर कितना है, y है, तो y का मान कितना है आपका 81, तो हो जाएगा सर 81 डिग्री। ये आ रहा देखो तो थोड़ा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन करा देते हैं। आपका क्वेश्चन बोला है कि सर दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और जो बड़ा कोण का मान होगा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, सबसे पहले ये एक कोण को x मान लिए, उसके बाद दूसरे कोण को हम y मान लिए। तो बोला है कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो अधिक का मतलब प्लस होता है, कम का मतलब माइनस होता है। तो एक कोण को हम x माने थे, एक कोण को हम y माने, तो वो कितना डिग्री अधिक है 18, तो 18 प्लस कर दी, प्लस y को हम माइनस y में ले आए और इक्वेशन 1 कर दी। और जब दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर क्या कहें, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का प्रयोग करके हम विलोपन विधि से क्या किए, x और y का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, उससे पहले आप इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, 27 हो, और गुणनफल और गुणनफल 182 हो। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए पहले। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात करने बोला है जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 मतलब जो दो संख्या आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 27 आएगा, और क्या बोलेगा ना, और गुणनफल 182 हो। ऐसा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको जोड़ने पर मेरा 27 आना चाहिए और गुणा करने से मेरा 182 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हमको संख्याएं पता है? संख्याएं हमको पता नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, मैं दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 27 आना चाहिए और गुना करने से मेरा 182 आना चाहिए। क्या संख्याएं हमको पता है? पता नहीं।
पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नो हम उस संख्या को x मान लेंगे। एक संख्या को क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। लेट मतलब माना कि, तो दो गो संख्या, एगो पहला संख्या होगा एगो दूसरा संख्या होगा। तो माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, तो मेरी दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या इक्वल टू, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि रिया नाम की एक लड़की है, एक प्रिया नाम की लड़की है, ठीक है। रिया और प्रिया ही बार बार लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि रिया नाम की एक लड़की है, प्रिया नाम की लड़की है। मान लीजिए कि दोनों के पास जो पैसा है वो 50 रुपया है। दोनों के पास जो पैसा है उनका योग दोनों को मिला के कितना है ना, 50 रुपया है, ठीक है। मान लीजिए कि रिया के पास 30 रुपया है, तो प्रिया को कितना मिलेगा। दोनों के पास मिला के 50 रुपया था, अगर रिया के पास 30 रुपया है तो प्रिया को कितना मिलेगा। तो सर टोटल था मेरा 50 रुपया, और रिया जितना ले उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो प्रिया के पास रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना सर, 50 माइनस 30 मतलब 20 रुपया हो जाएगा। तो हम जो एक का मान दिया रहेगा दूसरा का मान निकालने बोलेगा, तो कुल से उसको माइनस कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ बोला है कि दो संख्याओं का योग 27 है। दो वो संख्या है जिसको जोड़ने से मेरा 27 आएगा, ठीक है। और उसमें से एक संख्या x ले लिया है, तो दूसरा कितना होगा, 27 में से x को घटा देंगे, जितना बचेगा दूसरा संख्या होगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या मेरा क्या आ जाएगा, 27 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ लड़की के नाम पर ध्यान नहीं दीजिए, अब अपने काम से काम मतलब रखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा बोला था कि सर दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल मतलब गुना, तो गुना दिया है 182, गुना कितना दिया है, गुणनफल 182। तो पहला संख्या आपका x दिया है और दूसरा संख्या आपका 27 माइनस x दिया है, तो क्या करेंगे सर, 27 माइनस x। अब ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुणनफल होता है, तो पहला संख्या x है और दूसरी संख्या मेरा 27 माइनस x है, और दोनों का गुणनफल करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 182। कितना आएगा, 182, ध्यान दीजिए। तो x को अगर 27 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 27x आएगा, माइनस x को अगर x से गुना करेंगे तो मेरा x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो x मेरा 27 का भी है, ये x मेरा x का भी 16 आना है, पूरे गांव का है। तो x गुना 27 मेरा 27x हो जाएगा, x गुना x मेरा x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर मेरा कितना बचेगा, 182। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपको पता होगा कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है, और वो भी फर्स्ट में होना चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो 27x से माइनस कितना है आपका x स्क्वायर है, बराबर आपका 182 है, ठीक है। देखिए तो जो मेरा ये जो मेरा 182, तो इसको 182 लिखेंगे। ये जो मेरा माइनस में x स्क्वायर दिया उसको जाकर उधर प्लस में कर देंगे, मेरा हो जाएगा ये जो मेरा जो 27x दिया है प्लस में, वो जाके मेरा माइनस में आ जाएगा 27x, बराबर को उस साइड में, ठीक है। मेरा जो माइनस x स्क्वायर है मेरा प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर से इधर मेरा कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा है, बराबर से पहले मेरा कुछ नहीं मतलब 0 बचा है। इधर हम 182 को 182 लिखें, जो मेरा 27x प्लस में था, बराबर के बाद जाके मेरा माइनस में 27x हो गया, जो मेरा माइनस में x स्क्वायर था वो मेरे बराबर के बाद जाकर प्लस में x स्क्वायर होगी, और बराबर से पहले मेरा क्या बचा है, 0 बचा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि सर x स्क्वायर माइनस 27x प्लस हो जाएगा सर 182, ठीक है। ये जो 0 है बराबर के उधर ले जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये दो लाइन ना करके सीधे हम कैलकुलेशन में यहाँ कर दे रहे हैं कि सर x स्क्वायर माइनस 27x
प्लस 182 बराबर 0। अगर आपको यहाँ से यहाँ आने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिएगा ना, ये 3 लाइन को भी उतार लीजिएगा, ठीक है, अच्छा होगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरा आया सर एक्स स्क्वायर माइनस 27x और मेरा प्लस में 182। अब इसका हम 2 प्रोसेस से निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू को, या तो गुणनखंड करके निकाल सकते हैं या तो मूल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक और क्वेश्चन कराएंगे, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड से करेंगे, फिर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आएगा उसको हम मूल ज्ञात कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको मेरा गुणनखंड भी रिवीजन हो जाएगा और आपको मूल भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो आपको गुणनखंड हम इससे पहले सिखा चुके हैं लेसन 2 का वीडियो में, मतलब बोर्ड क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर इसको हम गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे हम गुणनखंड कर देते हैं। अगर आपको गुणनखंड न समझ में आए तो जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 32 बताए हैं उसमें हम एकदम इजीली तरीके से गुणनखंड को सिखाए हैं, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, हम ऐसा किस संख्या को, देखिए यहाँ पर आपका 1 दिया है, 1 दिया है, तो 182 और 1 को गुणा करेंगे तो मेरा 182 आएगा, मेरा 182 आएगा। और 182 को ऐसा संख्या में तोड़िए, या तो जोड़ के 27 आना चाहिए या तो घटा के आना चाहिए, लास्ट में अगर प्लस दिया है तो प्लस करके आना चाहिए, ठीक है। आप सीधे चेक कीजिए 13 को और 14 को, तो 13 और 14 को अगर हम गुना करेंगे तो मेरा 182 आएगा, ठीक है। और 13 और 14 को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा 27 आएगा, ठीक है। और सीधे हम 13 और 14 में तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर 13x प्लस में आपका 14x और प्लस में आपका 182 बराबर 0। तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस हो जाएगा सर 14x और बराबर आपका 182। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों संख्या को तोड़ेंगे तो मेरा x आएगा, हो जाएगा सर मेरा x माइनस 13 बचेगा। फिर यहाँ जो माइनस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस है ना, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x हो जाएगा सर प्लस माइनस माइनस 14x और प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ जो मेरा 14 है, यहाँ पर जो मेरा 182, दोनों में से कॉमन क्या आएगा ना, 14 मेरा कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर x, हो जाएगा सर माइनस में मेरा 13 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 13, यहाँ पर x माइनस 13, तो इसके बाद क्या करेंगे ना सर, दोनों में से हम क्या करेंगे ना सर, x माइनस 13 एक बार लिखेंगे और मेरा यहाँ पर x माइनस 14 है, तो हम क्या करेंगे ना x माइनस 14 बराबर 0 कर देंगे। समझ में आ गया? ये जो मेरा 0 है ये मेरा x माइनस 13 का भी है, ये जो 0 है मेरा x माइनस 14 का भी है, दोनों का है। चलिए ध्यान दीजिए, तो x माइनस 13 का भी 0 है और मेरा x माइनस 14 का भी 0 है। तो ये हो जाएगा x जो माइनस 13 है बराबर के बाद जाएगा मेरा प्लस में 13 आ जाएगा। ये जो मेरा x बराबर माइनस में 14 हो जाके प्लस में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी संख्याएं क्या हो जाएगा, मेरा संख्याएं क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम माने हैं कि पहली संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या को हम 27 माइनस x माने हैं। तो अगर हम पहली संख्या को हम एक बार x लेके चेक करेंगे और एक बार हम क्या लेके चेक करेंगे, पहली संख्या को हम एक बार 13 लेके चेक करेंगे और दूसरी संख्या को हम एक बार 14 लेके चेक करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का 2 मान आया है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम x का मान 13 लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, अगर हम x का मान 14 लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इफ मतलब अगर हम x का मान को 13 लेते हैं, अगर हम x के मान को 13 लेते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर 13 भी आया है 14 भी आया है, तो हम x के मान को 13 भी ले सकते हैं, x के मान को 14 भी ले सकते हैं। इफ अगर x के मान को हम 13 लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो पहली संख्या बराबर, पहली संख्या को हम क्या माने, x माने, तो x का मान कितना लिए, हम 13 लिए, तो मेरा 13 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या बराबर, दूसरी
संख्या बराबर दूसरी संख्या कितना देखें तो 27 माइनस एक्स है, तो हम x के मान को हम कितना लिए हैं 13 लिए हैं, तो 27 से अगर हम 13 को घटाएंगे तो मेरा 14 आएगा। कितना आएगा 14 आएगा। मतलब अगर हम पहली संख्या को हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या मेरा 14 हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि इफ हम x के मान को 14 लेते हैं, कितना लेते हैं 14 लेते हैं, तो मेरा पहली संख्या बराबर 14 हो जाएगा क्योंकि मेरा x मान है, और फिर मेरा दूसरी संख्या बराबर 27 से 14 घटाएंगे तो मेरा 13 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको मिटा दें आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जिनके वर्गों का योग योग 290 है। 290 है। चलिए ध्यान देते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बोला समझने की कोशिश करते हैं। बोला है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब लगातार, विषम मतलब जो दो के पढ़ा में नहीं आता है, वो धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो हमको पता नहीं है वो क्या, हमको पता है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिनके वर्गों का योग 290 होगा, तो हम क्या करेंगे ना, लेट माना की। ठीक है, क्या करेंगे माना की, सबसे पहले लेट, तो दो को पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे ना, पहला पूर्णांक को हम x मान लेंगे, तो मेरा दूसरा पूर्णांक कितना होगा। चलिए ध्यान देते हैं इसको क्या होगा। बोला कि दो ऐसे धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि हम एक विषम संख्या 3 लेते हैं, मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 जाएगा, ये मेरा विषम संख्या है। मान लीजिए कि ये आपका x है, तो इसके बाद आपका 3 आएगा, तो ये जो x से कितना डिग्री अधिक है, कितना मान अधिक है। ठीक है, 16 डिग्री नहीं, तो 1 के बाद हम 2 जोड़ेंगे तो मेरा 3 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो मेरा 5 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो मेरा 7 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो मेरा 9 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो मेरा 11 आएगा।
और जो पहला विषम पूर्णांक होगा उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो मेरा नेक्स्ट धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब हम पहली संख्या को मतलब पहले पूर्णांक को हम x मान लिए हैं तो मेरा दूसरा जो पूर्णांक है वो मेरा x + 2 होगा। क्या है ना, जितना भी विषम संख्या है वो 2 छोड़ के होता है। ठीक है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 मतलब 2 जोड़ेंगे तभी प्राप्त होगा। तो जब हम एक विषम पूर्णांक को x मान लिए तो दूसरा मेरा x + 2 हो जाएगा। तो ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, हम एक को x मान लिए दूसरा मेरा x + 2 हो गया, जिनके वर्गों का योग 290, वर्गों का योग मतलब पॉजिटिव वो भी प्लस स्क्वायर करके। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो मेरा पहला है तो वो मेरा x है और योग मतलब प्लस होता था, हम प्लस करते हैं। दूसरा में कितना है सर, x + 2। ठीक है, मेरा पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक मेरा x + 2 है। दोनों के वर्गों का योग, योग नहीं वर्ग, तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, मेरा वर्ग हो गया। तो इसका भी योग और इसका भी योग, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, तो इसका वर्ग और इसका वर्गों का योग जोड़ कितना दिया है मेरा 290 दिया है, तो 290 कर देंगे। ठीक है, एकदम आसानी हो गया। इसके बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये मेरा x² का x² प्लस यहाँ पर मेरा x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ पर मेरा a + b का होल स्क्वायर काम करेगा। तो a + b का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, मेरा a² प्लस में मेरा b² प्लस मेरा 2ab। मतलब फर्स्ट वाला का स्क्वायर करना है, फिर सेकंड वाला का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को 2 के साथ गुणा करके लिखना है। तो मेरा x का स्क्वायर हो गया, फिर मेरा यहाँ पर हो जाएगा सर a का स्क्वायर, मतलब मेरा x का स्क्वायर प्लस मेरा b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मेरा 4, और फिर प्लस मेरा 2 × a × b, तो 2 × x × 2, तो 2 × 2 मेरा 4 और x हो जाएगा 4x बराबर मेरा 290। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो x² यहाँ पर x² आपका 2x² हो जाएगा, फिर मेरा सर प्लस 4x का प्लस 4x हो जाएगा, और मेरा +4 का +4 और जो 290 प्लस में जाएगा मेरा माइनस में 290 और बराबर मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, x² 2x², फिर मेरा 4x का 4x प्लस 4 का +4, 290 प्लस में जाएगा माइनस में। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2x² प्लस 4x, और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो मेरा आएगा सर 186, सॉरी 286। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 290 में से अगर 4 जाएगा तो मेरा 286 बचेगा और बराबर 0 का बराबर 0। यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 286 है। तो देखिए तीनों में से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पर बचेगा क्या ना सर, x² बचेगा, यहाँ मेरा प्लस में 2x बचेगा और माइनस मेरा सर 143 बचेगा बराबर 0। ये जो 2 गुना में इधर जाकर भागा में हो जाएगा, तो मेरा यहाँ बचेगा सर x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 को अगर 2 से भागा करेंगे तो सीधे क्या लिख देते हैं, हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि अगर आपको यहाँ पर गुणनखंड आ जाए, समीकरण आ जाए, तो आप उसको गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप उसको मूल विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन हम आपको किससे बताए थे, गुणनखंड से, तो इस क्वेश्चन को हम आपको किससे बता देंगे, मूल विधि द्वारा। ठीक है, मूल से, ताकि आपको दोनों रिवीजन हो जाए और दोनों ही याद रहे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, तो आपको यहाँ पता होगा कि x² के पहले वाला को a बोलते हैं, x के पहले वाला को b बोलते हैं, जो अचर पद होता है उसको c बोलते हैं। तो मेरा दिया सर a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया है। तो a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, b का मान मेरा कितना दिया है, 2 दिया है, और c का मान मेरा -143 दिया है, तो -143 दिया है। उसके बाद हम d याद करते हैं, तो d का फॉर्मूला होता है सर b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 × a का मान 1 × c का मान दिस -143। तो d बराबर हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर 4,
ए वाला माइनस और ए वाला माइनस गुना होगा जैसे प्लस, और 1 4 3 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 तो सर 1 2 आ जाएगा, 4 4 16 और 1 17 तो 1 7 आ जाएगा, 4 एकम 4 और कितना जाएगा सर 5 आ जाएगा। मेरा कितना जाएगा सर 5 7 2। तो डी का मान मेरा कितना जाएगा सर 5 7 2 और 4 को जोड़ेंगे तो मेरा 5 7 6। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको बताए थे हम कि अगर डी प्लस में होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, डी अगर माइनस में होगा तो वास्तविक और समान होगा ही नहीं, मतलब वास्तविक ही नहीं होगा, और डी का मान 0 होने से वास्तविक और समान हो जाता है। और डी का मान अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो अल्फा बराबर आपका फॉर्मूला होता है सब माइनस बी प्लस रूट डी और बाय में 2 है, फिर बीटा बराबर होता है सर माइनस बी माइनस रूट डी और बाय में मेरा 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पर अल्फा और बीटा का नाम लेके हम क्या लिखेंगे, दोनों जगह एक्स ही लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो x बराबर हम क्या करेंगे सर माइनस बी प्लस रूट डी बाय में 2a करेंगे, और एक को क्या होगा ना सर माइनस बी, उसको थोड़ा देर बाद याद कर लेंगे। चलिए x बराबर माइनस का माइनस और b का वैल्यू कितना है सर 2 तो 2 प्लस रूट अंडर d का वैल्यू कितना सर 5 7 6 और बाय में मेरा 2 इंटू a का मान कितना है सर 1 है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा सर -2 प्लस -2 प्लस 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 आपका किसका स्क्वायर होता है। चलिए तो शायद जो 5 7 6 है वो 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। 24 और 24 को गुना करके 4 4 16 जैसे 1 6 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 और 16 और 17 जैसे 1 7 2 दूनी 4 और 5। ठीक है, कन्फर्म 24 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 24 तो बाय में मेरा 2 हो जाएगा। तो x बराबर से 24 में से अगर 2 जाएगा तो मेरा 22 और भागा 2 2 एकम 2 2 11 22। x का मान कितना है यहाँ पर 11। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे ना माइनस वाला लेके चेक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे ना माइनस वाला फॉर्मूला लेके चेक करेंगे। तो x बराबर आपका क्या होगा और एक फॉर्मूला तो सर माइनस बी माइनस रूट डी और बाय में मेरा 2a होता है। एक बार हम क्या करेंगे सर यहाँ प्लस लेके चेक करेंगे बीच में, एक बार हम माइनस लेके याद करेंगे। तो हो जाएगा सर माइनस और b का वैल्यू कितना है सर 2 प्लस रूट हो जाएगा सर 5 7 6 और बाय में सर 2 इंटू a, सॉरी यहाँ पर माइनस लेके चेक करना है। तो -2 माइनस इसका अभी बताएंगे सर 24 होगा, कितना होगा 24 होगा। ठीक है, और बाहर में मेरा 2 और एक मान 1 दिया है तो 2 हो जाएगा। तो सर माइनस हो जाएगा सर 26 भागा 2 मतलब 2 एकम 2 2 13 26। तो मेरा यहाँ पर x का मान कितना आएगा मेरा 13 आ गया माइनस में। ठीक है, तो सर क्या x का मान आपका 11 भी होगा, x का मान मेरा -13 भी होगा? नहीं, दोनों में से एक होगा। क्यों? क्योंकि आपका बोला है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है, मतलब प्लस वाला होगा, माइनस वाला मेरा नहीं होगा। ठीक है, प्लस वाला होगा, माइनस वाला मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, अतः जो पहला पूर्णांक है तो मेरा पहला पूर्णांक को हम x माने तो x का मान मेरा कितना आ गया 11 आ गया, तो क्या लिखिएगा 11। ठीक है, और जो मेरा दूसरा पूर्णांक है, जो मेरा दूसरा पूर्णांक है वो मेरा कितना होगा न x + 2, तो 11 + 2 मेरा कितना आएगा सर 13। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। और देखिए 11 और 13 दो ही अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद उतारेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन उतार लीजिए आप। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अरे सर, ऊंचाई को ही हम लंब बोलते हैं, पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण का मान तुम्हारा 13 सेंटीमीटर दिया है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज में तुम्हारा 3 भुजाएं होती है, आधार, लंब और कर्ण। तो कर्ण का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हमको ज्ञात करना है बाकी दो, मतलब आधार और लंब का मान को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो जब हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज छाप ही लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हम एक समकोण त्रिभुज छापते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कर्ण H, इसको बोलेंगे ऊंचाई या तो लंब P, और इसको बोलेंगे मेरा आधार B। ठीक है, ये मेरा क्या है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कि मेरा A है, ये मेरा B है, मान लो कि मेरा C है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, इसी ऊंचाई को बोलते हैं लंब, मतलब P परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार मतलब बेस B। ठीक है, और कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज S। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या हमको आधार का मान पता है कि हम उसका ऊंचाई को 7 कम कर देंगे? नहीं पता है बाबू। तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम आधार को ही x मान लेंगे। ठीक है, आधार को क्या मान लेंगे? x। तो लेट आधार, अच्छा आधार का मतलब क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए। तो लेट आधार को हम क्या बोल देंगे? b, और उसको हम क्या मान लेंगे? x। तो उसका ऊंचाई को हम क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर, मतलब P। तो मेरा कितना है ना, इसको मान लीजिए कि हम x मान लिए हैं, तो ऊंचाई मेरा आधा से 7 कम है, तो ये हो जाएगा सर x माइनस 7 हो जाएगा मेरा सर x माइनस 7। जो ऊंचाई है वो मेरा आधा से 7 कम है तो माइनस कर दिए। और फिर मेरा जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण का मान मेरा दे दिया है। ठीक है, तो कर्ण का मान मेरा कितना दे दिया है? h का मान मेरा 13 दे दिया है। ठीक है, तो हमको P का मान ज्ञात करना, हमको B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं या तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, उतार ही लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा। A B C, इसको हम क्या मान रहे थे? x। ये मेरा हो जाएगा सर x माइनस 7, ये मेरा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए, तो आप एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप एक प्रमेय पढ़ेंगे सर, p² प्लस b² बराबर मेरा h² होता है, ठीक है। ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो p का मान मेरा कितना, देखिए तो x-7 है, तो हम क्या लिखेंगे सर, x-7 का होल स्क्वायर प्लस b को हम क्या माने, x माने, तो क्या करें सर, x का स्क्वायर बराबर h में कितना दिया सर, 13 का मेरा हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिए, तो मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो a मतलब मेरा x तो हो जाएगा सर x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 49, और माइनस मेरा 7 दूनी 14, x हो जाएगा सर मेरा 14x, और प्लस में हो जाएगा मेरा x² बराबर मेरा 13 का स्क्वायर 169। चलिए ध्यान दीजिए, x², फिर यहाँ पर x² हो जाएगा मेरा सर 2x² माइनस मेरा हो जाएगा सर 14x प्लस मेरा सर 49, और माइनस मेरा हो जाएगा सर 169 बराबर 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो सर 2x² माइनस हो जाएगा सर मेरा 14x, और सर यहाँ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो अगर हम करेंगे सर 169 और यहाँ दिया है कितना सर 49, ठीक है। तो माइनस प्लस मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो मेरा हो जाएगा सर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ मेरा 2 हो जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा, मतलब 120, मेरा कितना आएगा यहाँ पर 120 बराबर 0, ठीक है। 120 बराबर 0 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद की कैलकुलेशन को यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 14x है, यहाँ पर मेरा कितना है 120, तो मेरा दोनों में, तीनों में से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, तीनों से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या करेंगे सर, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मेरा बचेगा क्या, x², यहाँ बचेगा मेरा -7x, और यहाँ बचेगा मेरा -60 बराबर 0। तो हो जाएगा सर मेरा x² -7x और -60 बराबर 0, और भागा में 2 आके मेरा 0 ही हो जाएगा, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप उतना तेज हैं। इसके बाद क्या करेंगे ना सर, यहाँ पर हम या तो इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, या तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका गुणनखंड ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पर x² है -60, और यहाँ पर कितना दिया है 60, 1 कम 60, और 60 को इस प्रकार तोलेंगे तो मेरा 7 आना चाहिए, तो हो जाएगा सर 12 गुने 5 मेरा 60 आएगा, और 12 से 5 जाएगा तो मेरा कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो हो जाएगा सर 12x माइनस मेरा हो जाएगा सर 5x -60 और बराबर 0, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो x² माइनस 12x माइनस हो जाएगा प्लस 5x, और मेरा हो जाएगा -60 = 0, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, दोनों में से मेरा x कॉमन आएगा, तो सर x यहाँ हो जाएगा सर x -12, दोनों से मेरा 5 कॉमन आएगा, 5 आ जाएगा सर x -12 बराबर 0, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो x -12 से हम क्या लिखेंगे सर x -12, और सर यहाँ पर x + 5 है, सर x + 5 और बराबर मेरा 0। ये 0 जो है मेरा इसका भी और इसका भी, तो क्या करेंगे दोनों को दे देंगे, सर x -12 बराबर 0, और मेरा सर x + 5 बराबर 0, तो मेरा सर x बराबर सर -12 हो जाएगा +12 हो जाएगा, x बराबर +5 हो जाएगा मेरा -5, ठीक है। x का मान मेरा 12 आया है, x का मान मेरा -5 आया है, तो हम क्या लेंगे सर, x का दोनों ही मान है, 12 भी है और मेरा -5 भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऊंचाई हो, दूरी हो, ये सब चीज़ कभी माइनस में नहीं होता है, मेरा माइनस में नहीं होता है, मतलब हमको लेना क्या है प्लस वाला, क्या लेना है प्लस वाला, माइनस वाला नॉट पॉसिबल है, नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि माइनस में दूरी ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे ना, अतः जो मेरा आधार है मतलब b, तो b को हम क्या माने हैं x माने हैं, मेरा हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। फिर मेरा ऊंचाई मतलब p, तो हम p को क्या माने हैं न सर x -7, तो अगर माने 12 ले लेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो मेरा कितना आएगा 5, और दोनों जगह क्या दीजिएगा सेंटीमीटर, बाबू देने नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका पूरा रॉन्ग, ठीक है। ये आपका आंसर। लास्ट सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन बचा है,
ठीक है, एक क्वेश्चन को वो कर लीजिए, इसके बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एनर्जी को घटाइए नहीं। ठीक है, हम भी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं बाबू, आप भी मेहनत करके पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, उससे पहले ये आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए, और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, बोला है कि 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व मेरे रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए ध्यान देते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन को। ठीक है, बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का योग मतलब जोड़ दिया 1/3, तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, तो पूर्व और पश्चात में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मेरा उम्र अभी 20 साल है। मान लीजिए कि मेरा उम्र अभी 20 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरा आयु कितना था? 15 वर्ष। और 5 साल पश्चात मेरा आयु होगा कितना? 25 वर्ष। मतलब जो मेरा अभी वर्तमान आयु है, पूर्व बोलेगा तो उतना माइनस कर देंगे, पश्चात बोलेगा तो उतना प्लस कर देंगे। तो हमको सबसे पहले वर्तमान आयु पता होना चाहिए। जो हमको ज्ञात करने बोला है, हमको पता नहीं है तो हम उसको x मान लेंगे। क्या करेंगे? हम उसको x मान लेंगे। चलिए, लेट का मतलब माना कि, तो हम क्या करेंगे ना, उसका वर्तमान आयु हम मान लेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु हम क्या मान लिए? x। रहमान के वर्तमान आयु का हम क्या मान लिए हैं? x। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना होगा? सर x - 3 हो जाएगा। हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगा सर x - 3। 5 साल के पश्चात तो x + 5,
5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु हो जाएगा सर x + 5। ठीक है, पूर्व बोलेगा तो माइनस और प्लस कब करेंगे, जब पश्चात बोलेगा। फिर बोला है कि सर व्युत्क्रम का योग, और यहाँ पर भी कितना बना है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा, मतलब अंश भागा हर को हम ऊपर वाला को नीचे कर देंगे और नीचे वाला को ऊपर कर देंगे। आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे सर 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, या तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो पढ़ेंगे सर 7/3। ठीक है, मतलब नीचे वाला को ऊपर कर देना, ऊपर वाला को नीचे कर देना है, अंश वाला को हर वाला को अंश। तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका हो जाएगा सर व्युत्क्रम 1/ और x - 3। इसका व्युत्क्रम क्या होगा ना, 1/ और x + 5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो जब मेरे पूर्व बोला है तो सर 1/x - 3, x - 3 का व्युत्क्रम कर दिए 1/x - 3। फिर प्लस क्या करेंगे ना सर, x + 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा सर 1/ हो जाएगा सर x और प्लस में मेरा 5। ठीक है, और दोनों का योग मतलब क्या दिया है, प्लस दिया है सर 1/3। ठीक है, तो उसका हमको x का मान ज्ञात करना, मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो x - 3 और x + 5 का मेरा एलसीएम कितना होगा, देखिए तो दोनों को गुना होगा, x - 3 और मेरा सर x + 5। ठीक है, अब जब दोनों का एलसीएम ले लिए तो क्रॉस गुना, x + 5 × 1 कितना होगा आपका, x + 5 प्लस x - 3 × 1 हो जाएगा सर मेरा x - 3 और बराबर हो जाएगा सर 1/3। बराबर के बाद क्या हो जाएगा मेरा 1/3। चलिए ध्यान दीजिए, तो x और x को जोड़ेंगे तो मेरा सर 2x हो जाएगा, और मेरा 5 में से 3 जाएगा तो मेरा 2 बचेगा, बाय x - 3 और x + 5। देखिए तो x - 3 को और हम x + 5 को गुना करते हैं, तो x गुना x मेरा x² और x गुना 5 करेंगे तो मेरा 5x। फिर मेरे साथ 3 × x करेंगे तो -3x और 3 × 5 करेंगे तो मेरा -15। तो x² - 2x -15 आएगा, x² माइनस प्लस माइनस कर देंगे सर, यहाँ प्लस में 2x हो जाएगा और माइनस में 15 हो जाएगा। देखिए तो मेरा आएगा सर x² प्लस में मेरा 2x - 15 और बराबर 1/3। कितना आया मेरा। अब क्या करेंगे ना, इसके बाद जो मेरा फाइनली आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो 2x + 2 को किससे गुना करना है, 3 से, तो 2x × 3 करेंगे और 2 को फिर 3 से गुना करेंगे, फिर ये जो मेरा x² + 2x - 15 इसको हम 1 से गुना करेंगे। चलिए इसको पहले 1 से गुना करते हैं, तो x² + 2x - 15 को 1 से गुना करेंगे तो मेरे उतना ही आएगा, x² - 2x और मेरा -15 वही आएगा। ठीक है, इसके बाद मेरा 3 × 2x कितना आएगा मेरा 6x, 3 × 2 6 और तुम्हारा 3 × 2 मेरा कितना जाएगा 6। चलिए ध्यान दीजिए, x² - 2x - 15 प्लस में 6x मेरा माइनस में 6x हो जाएगा, प्लस में 6 मेरा माइनस में 6 हो जाएगा बराबर 0। क्या होगा इसके बाद ना सर, x² - 2x और यहाँ 6x 8x -15 और -6 हो जाएगा -21 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा ना, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो 21 और 1 को गुणा करेंगे तो मेरा 21 आएगा, कैसा संख्या को तोड़ेंगे तो मेरा जोड़ के या तो घटा के मेरा 1 आएगा। चलिए 21 को हम लिखेंगे सर 1 × 21 3 × 7 और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, और तो नहीं आ सकता है, कहीं मिस्टेक किए होंगे लग रहा है। कहाँ मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पर 2x प्लस में है तो यहाँ पर भी 2x प्लस में होगा, यहाँ पर भी आपका प्लस में होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर भारी मिस्टेक हो गया था बाबू। देखिए तो यहाँ हो जाएगा सर मेरा -4x और सर मेरा -21 बराबर 0। अब 21 को तोड़ेंगे तो सर मेरा 1 गुना 21 आएगा और 3 गुने 7 आएगा और 7 और 3 को घटाएंगे तो मेरा कितना जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए तो सर एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा सर 7x माइनस 3x और -21 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 21 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में से मेरा x कॉमन आएगा सर, यहाँ पर x माइनस 7 बचेगा प्लस यहाँ 3 कॉमन आएगा तो सर x माइनस 7 बराबर 0। तो सर x माइनस 7 और मेरा बचेगा सर x प्लस 3 बराबर 0। तो मेरा 0 इसका भी है इसका भी, तो क्या करेंगे सर ना x माइनस 7 बराबर 0 कर देंगे और x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर मेरा 7 हो जाएगा और यहाँ x बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्र कभी माइनस में नहीं होता है, उम्र कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए मेरा हो जाएगा प्लस वाला आंसर। मेरा उम्र 20 साल है, कभी भी मेरा उम्र माइनस में नहीं हो सकता है बाबू, ठीक है। इसलिए लास्ट में क्या कीजिएगा ना, अतः क्या है ना रहमान की वर्तमान आयु, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर प्लस वाला 7 आपका आंसर 7 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो बोर्ड क्वेश्चन जो 37 था ये खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।